हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम से संबंधित कुछ शानदार प्रश्नों की। एज यूजुअल शुरुआत करेंगे दो शानदार मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। तरकश में जितने तीर है तू चलाकर देख ले, तरकश में जितने तीर है तू चलाकर देख ले, चाहे तो 1000 बार आजमा कर देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजाकर देख ले, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजाकर देख ले। तो खुद पे रखें बुलंद हौसला और भरोसा, आप जीतेंगे हर बाजी। आइए करते हैं गॉस के नियम से संबंधित कुछ शानदार प्रश्न। यहां एक समरूप विद्युत क्षेत्र दे रखा है जिसमें एक अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है। यह बंद है अर्धगोला, ठीक है, हर तरफ से बंद है। आपसे यह पूछा गया है कि इस बंद अर्धगोले के पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना रहा होगा। आइए गणना की शुरुआत करते हैं। इसका जो उत्तर आने वाला है आप आसानी से बता सकते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ रखा गया है और पृष्ठ के भीतर कोई आवेश परिबद्ध नहीं है। अगर पिछला वीडियो ध्यान से देखा है तो आप बताएंगे कि इसका उत्तर आने वाला है गाउस के नियम से 0। क्योंकि अगर आप इस बंद पृष्ठ पर, ये जो बंद पृष्ठ है, इस पर गाउस का नियम लगाएं तो गाउस का नियम यह कहता है कि फ्लक्स बराबर परिबद्ध आवेश। इस बंद पृष्ठ ने तो कोई आवेश ही परिबद्ध नहीं किया है, परिबद्ध आवेश 0, तो उत्तर आ गया 0। यह एक तरीका। यही सवाल दूसरे तरीके से भी हल किया जा सकता है। आप ऐसा मान सकते हैं सेकंड मेथड से इसको हल करने के लिए कि दो पृष्ठ हैं हमारे पास। एक तो ये वृत्ताकार पृष्ठ, यहां वाला, ये वाला वृत्ताकार पृष्ठ, और एक इस अर्धगोले का गोलीय पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ। यहां अगर मैं इसके लिए फ्लक्स की गणना करूं तो विद्युत क्षेत्र इधर है, ई सदिश ऐसे, और इसका क्षेत्रफल सदिश होगा अभिलंबित दिशा में बाहर की तरफ, ए वेक्टर ऐसे। इसी प्रकार से इसकी अगर बातचीत की जाए तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और इसका जो परिणामी क्षेत्रफल सदिश आना है वो भी इसी दिशा में आएगा। तो गणना कर लेते हैं। इस चकती से संबंधित फ्लक्स कितना होगा? पाई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, चकती का क्षेत्रफल मान लो आपने ए ले रखा है, ई और ए के मध्य कोण आपको दिखाई दे रहा है 180 डिग्री। तो फाई चकती तो आपको समझ में आ गया, ये आना है माइनस ये। देखिए अगर कोई फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है बंद पृष्ठ के अंदर, तो उनका फ्लक्स लिया जाता है ऋणात्मक। जैसे यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही थी इस चकती में, तो फ्लक्स क्या आ गया? ऋणात्मक। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ को छोड़ के बाहर निकल रही हैं तो फिर उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कितना आता है? धनात्मक। आइए अब चूंकि पूरा फ्लक्स 0 लाना था तो इसका मतलब है इससे संबंधित फ्लक्स। अगर आपसे कोई यह पूछता कि बताओ इस वक्रीय पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स कितना आएगा, हमें पता है कुल फ्लक्स 0 लाना था पूरे पृष्ठ के लिए, ये चकती प्लस ये बंद वाला पृष्ठ। तो अगर चकती का फ्लक्स माइनस ई आया है तो इस वक्रीय पृष्ठ का फ्लक्स आना चाहिए था ई ए। अब प्लस ई और माइनस ई मिलके नेट फ्लक्स हो जाएगा 0। अगर इतनी गणित नहीं करना चाहें, सिंपल गाउस के नियम से काम करें। इस बंद गोले ने कोई आवेश नहीं परिबद्ध कर रखा तो परिबद्ध आवेश 0, तो फिर फ्लक्स हो गया 0। खाली चकती से संबंधित कोई फ्लक्स पूछे तो चकती से संबंधित फ्लक्स आएगा माइनस ई। गोले के वक्रीय पृष्ठ से संबंधित अगर कोई खाली फ्लक्स पूछे तो उसका उत्तर आएगा ई। इन दोनों का कुल परिणामी योग आ जाएगा 0। ओके, लिखिए इसे, फिर आते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बंद अर्धगोला ऐसे रखा गया है, जितनी बल रेखाएं गोले में प्रवेश कर रही, यहां प्रवेश कर रही, यहां प्रवेश कर रही है, क्या उतनी ही बल रेखाएं गोले से बाहर भी निकल रही है? और इस गोले ने कोई आवेश नहीं परिबद्ध कर रखा, तो कुल फ्लक्स गाउस के नियम से कितना आ जाएगा? 0। अच्छा मान लीजिए गोले को थोड़ा सा टेढ़ा रख दूं ऐसे
और अब पूछूं कि इस बंद अर्धगोले से कितना फ्लक्स संबंधित होगा, तो उत्तर तो अभी भी 0 आएगा। जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही है उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर भी निकल रही हैं। अगर चकती के लिए फ्लक्स ऋणात्मक आएगा तो इस वक्रित पृष्ठ के लिए फ्लक्स आएगा धनात्मक, और वो ऐसा बनेगा कि प्लस और माइनस कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। आते हैं अगले प्रश्न पर। हमने इस बार एक बेलन ले रखा है, ये बेलन सब तरफ से बंद है और हमें ज्ञात करना है कि इस बेलन के सभी पृष्ठों से संबंधित कुल फ्लक्स कितना है। तो आइए करते हैं शुरुआत गाउस के नियम के साथ। हम इस बेलन के लिए सबसे पहले यह देखें कि परिबद्ध आवेश कितना है। तो बेलन ने तो कोई आवेश परिबद्ध ही नहीं कर रखा, तो गाउस का नियम अगर अपन लगाएं तो फ्लक्स बराबर होता है परिबद्ध आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसने तो कोई आवेश ही परिबद्ध नहीं कर रखा, यानी कि फ्लक्स आ गया 0। इस पूरे बेलन से जो वैद्युत फ्लक्स आना है गाउस के नियम के हिसाब से वो 0 आना है। अच्छा, मैं अलग अलग पृष्ठों से भी आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। हम इसमें क्या करें, 3 पृष्ठ मान लें। देखिए, बेलन का एक चकती वाला हिस्सा यहां होगा, ऐसा बेलन का एक चकती वाला हिस्सा आपको ये दिख ही रहा है पीला वाला, और बेलन का एक होगा वक्रीय पृष्ठ। बेलन का ये वाला वक्रीय पृष्ठ है जो आसमानी सा दिख रहा है। तो अगर हम फ्लक्स की गणना करने जाएं इस बेलन से संबंधित कुल फ्लक्स, तो बच्चों वो फ्लक्स आपका आएगा फ्लक्स थ्रू, मान लो मैंने इस हिस्से को नाम दिया 1, है ना, इस वाली चकती को नाम दिया मैंने 1, फिर इसको मैंने नाम दिया 2, और इस जो वक्रित पृष्ठ है बेलन का इसको मैंने नाम दिया 3। तो जो फ्लक्स आना है उसमें तीनों का योगदान लिखता हूं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए किसी पृष्ठ से फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। जैसे ये पिंक वाले पृष्ठ से बातचीत की जाए, तो बच्चों पिंक वाले पृष्ठ के लिए ध्यान दें तो क्या विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है पिंक वाले पृष्ठ का, क्या क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में आएगा। क्षेत्रफल सदिश अभिलंबवत दिशा में बाहर की तरफ आता है। जैसे इसका क्षेत्रफल सदिश अगर आपसे कोई पूछे कि A1 किस दिशा में है, तो आप बताएंगे कि A1 इस दिशा में है, अभिलंबवत बाहर की तरफ। इसका क्षेत्रफल सदिश कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि A2 जो है वो अभिलंबवत इस दिशा में है, बाहर की तरफ। और ये जो वक्रीय पृष्ठ है बेलन का, इसका क्षेत्रफल सदिश A3 इस दिशा में है, बाहर की तरफ। ठीक है, मैं आपको एक डिब्बे से ये बात समझा देता हूं। आप इस डिब्बे को बेलन जैसा मान सकते हैं, है ना, बंद है ये डिब्बा। अब देखो इस डिब्बे के लिए ये वाला पृष्ठ का अगर आपसे कोई पूछे क्षेत्रफल सदिश किधर है, तो ऐसे अभिलंबवत बाहर की तरफ आएगा। ये वाले पृष्ठ का पूछे तो अभिलंबवत ऐसे बाहर की तरफ आएगा। और ये जो वक्रित पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश आएगा, कहीं भी ले लो, इस पृष्ठ के लंबवत। ठीक, अब 1 के लिए गणना शुरू करते हैं। तो E उधर है, A इधर है, तो इनके मध्य का कोण आ गया 180 डिग्री, यानी कि आप फ्लक्स लिखने वाले हैं ये cos 180 डिग्री। ओके, 2 के लिए बात करें तो 2 वाले क्षेत्रफल से अगर आप वैद्युत फ्लक्स की गणना करना चाह रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र सदिश इस तरफ है और क्षेत्रफल सदिश भी इस तरफ है। इस वाले पृष्ठ के लिए E वेक्टर इधर और क्षेत्रफल सदिश भी इधर, यानी कि यहां गणना करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे EA cos 0 डिग्री। सहमत हैं इस बात से? अच्छा, तीसरे पृष्ठ के लिए चर्चा कर लें। जरा ध्यान से देखिए, क्या E सदिश इस तरफ है और क्षेत्रफल सदिश उसके है लंबवत। देखिए, इस वक्रित पृष्ठ की चर्चा करें तो E सदिश ऐसे है और वक्रित पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश तो इस पृष्ठ के लंबवत है। उनके मध्य का कोण कितना, 90 डिग्री। तो तीसरे वाले पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा 0, क्योंकि cos 90 डिग्री कितना हो जाता है, 0। फिर भी ये बात मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां लिख देता हूं। φ3 जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे E A3
cos 90 डिग्री। यहां A2 इस्तेमाल हुआ, यहां A1 इस्तेमाल हुआ। इसमें cos 90 डिग्री वाला मान हम सब जानते हैं कितना हो जाएगा, 0 0, तो ये पद तो गया। अच्छा, इस बेलन के लिए जितना इस चक्ति का क्षेत्रफल आएगा 1 वाली चक्ति का, उतना ही क्षेत्रफल 2 वाली चक्ति का भी आएगा। यानी कि A1 और A2 आपस में बराबर है, मैं उनको A मान लेता हूं। तो फिर यहां अगर गणना देखें तो आप लिखेंगे EA और cos 180 के कारण -1। यहां गणना देखें तो आप लिखेंगे EA, A1 और A2 बराबर है, हमने उनको A के बराबर मान लिया, cos 0 के कारण 1। जरा देखिए कुल फ्लक्स कितना आया, ये -EA और +EA कैंसिल होके आ गया 0। यहां भी तो 0 ही आया है। तो अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में बेलन ऐसे रखा हुआ है तो इस बेलन के सभी पृष्ठों से संबंधित कुल फ्लक्स आने वाला है 0। लिखे इसे, फिर आते हैं अगले सवाल पर। यह रहा अगला प्रश्न, फटाफट से उत्तर बताइए। बेलन ने कोई आवेश नहीं परिबद्ध कर रखा, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेलन में प्रवेश कर रही है उतनी बाहर निकल रही हैं। यानी कि इस बेलन से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आने वाला है, 0। और अगर आप गाउस के नियम से भी गणना करें तो परिबद्ध आवेश 0 है बटा ε0, तो उत्तर आ गया 0। मैं उम्मीद करता हूं आपका भी यही उत्तर आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब मान लो मैंने एक घन रखा समरूप विद्युत क्षेत्र में और घन ने किसी आवेश को परिबद्ध नहीं कर रखा। आपको बताना है घन से संबंधित कुल फ्लक्स। फटाफट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर अपन यहां सीख लेते हैं। सरल सा उत्तर है, घन से संबंधित कुल फ्लक्स यदि आप गाउस के नियम से निकालना चाहें तो आपको यहां रखना पड़ेगा परिबद्ध आवेश। लेकिन घन ने तो कोई आवेश ही नहीं परिबद्ध कर रखा, परिबद्ध आवेश 0 है बटा ε0, तो फिर इस घन से संबंधित कुल फ्लक्स आ गया 0। अब यह बात मैं आपको समझा भी देता हूं, एक डिब्बा मेरे पास यहां पड़ा है, उससे देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें। आप इस डिब्बे को घन जैसा कुछ कुछ मान लें, है ना। कितने फलक हैं भाई इस डिब्बे के, 6 फलक हैं। सबसे पहले ऊपरी फलक की बात करें, ये वाले फलक की। ऊपरी फलक का क्षेत्रफल सदिश है इधर की तरफ, याद रखिएगा, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर आता है क्षेत्रफल सदिश। और ई सदिश है ऐसे, ई सदिश तो बना हुआ है ना ऐसे, यूं ई सदिश इधर बना हुआ है और क्षेत्रफल सदिश इधर है। तो बताओ इस ऊपरी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कितना आएगा। ई सदिश और ए सदिश के मध्य कोण 90 डिग्री है। ए सदिश ये रहा, ई सदिश ये रहा। अगर दो सदिशों के मध्य कोण 90 डिग्री हो तो उनका अदिश गुणन 0 आता है, यानी कि ऊपरी सतह से संबंधित फ्लक्स हो गया 0। अच्छा, अब निचली सतह की बात करें, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या इधर होगा ऐसे, और ई सदिश इस दिशा में है। जैसे यहां रख के देखो तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे है यूं, और ई सदिश ऐसे है। इनके मध्य का कोण भी हो गया 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री, तो फिर फ्लक्स हो गया 0। अब बात करो इस सतह की जो आपको यहां सामने दिख रही है। इस सतह की अगर आप बात करो तो इसके लिए ए सदिश ऐसे है अभिलंबवत बाहर की तरफ, और ई सदिश है ऐसे। तो ई सदिश और ए सदिश के मध्य का कोण फिर से हो गया 90 डिग्री। इस कारण इस सतह से फ्लक्स भी 0। अब ऐसा एक पृष्ठ मेरी तरफ भी है, उसके लिए ई सदिश इधर है और ए सदिश ऐसे मेरी तरफ है यूं, उनके मध्य का कोण भी 90 डिग्री, तो उनका फ्लक्स भी 0। यानी कि ऊपरी फलक, निचली फलक, ये जो सामने वाली फलक और एक इसके ऑपोजिट वाली विपरीत वाली फलक, इन 4 का फ्लक्स तो कितना हो गया 0। अब बात करें इस वाले पृष्ठ की। अगर इस वाले पृष्ठ को आप इस डायग्राम में दिखाना चाहें तो मैं ऐसे दिखा देता हूं। ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला इधर वाला पृष्ठ, ये वाला, इस पृष्ठ के लिए जो ई सदिश है वो तो क्लियर दिख रहा है, इस दिशा में है। और हम सब जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश बनता है किसी पृष्ठ के अभिलंबवत बाह्य दिशा में ऐसे, यानी कि इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा। ओके, अब अगर मान लो आप इससे संबंधित फ्लक्स निकालना चाहो, इस वाले पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स, तो आप लिखोगे ये cos 180 डिग्री, ये लेफ्ट वाला फेस है ना,
इधर वाला। अच्छा, अब राइट वाले फेस की बातचीत कर लेते हैं। ये वाले फलक की, इस वाले फलक के लिए जब आप कैलकुलेशन करें तो ई सदिश तो साफ साफ दिख रहा है, इधर है, और क्या क्षेत्रफल सदिश भी इधर होगा। जैसे इसमें देखें, ये फलक है ये वाली, इसमें ई सदिश ऐसे है और क्षेत्रफल सदिश भी अभिलंबवत बाहर की तरफ है। यानी कि इससे संबंधित फ्लक्स, राइट वाले फलक से संबंधित वैद्युत फ्लक्स जब आप निकालेंगे, आप लिखेंगे ये cos 0 डिग्री। अब कुल फ्लक्स में इसका योगदान ऊपर वाले का 0, नीचे वाले का 0, इस फलक का 0, इसका 0, बचे ये दो, इनका योगदान अगर आप जोड़ दो तो देखो यहां तो फ्लक्स आ रहा है माइनस ई ए, इसको अगर आप हल करें तो ये माइनस ई ए आ रहा है, और इसको हल करें तो ये प्लस ई ए आ रहा है। प्लस ई ए और माइनस ई ए मिलके नेट कितना हो गया? 0। यहां फिर से वो बात स्थापित हो रही है, यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर आ रही है। जब क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर आती हों तो उनसे संबंधित वैद्युत फ्लक्स आता है ऋणात्मक। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निर्गमित हो रही हो तो उनसे संबंधित वैद्युत फ्लक्स आता है धनात्मक। ठीक है, लिखिए इसे, फिर आते हैं अगले सवाल पर। चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q यहां रखा गया है, ये जो दीर्घवृत्त बन रहा है इसके केंद्र पर, और हमें ज्ञात करना है कि इस वक्रित पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना है। ये जो बिंदु आवेश है इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है असमरूप। जैसे बिंदु आवेश के कारण आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। इसका फ्लक्स आपको यहां से ज्ञात करना, ये हिस्सा खुला हुआ है और ये जो नीला सा आसमानी सा हिस्सा दिख रहा है ये बंद है पृष्ठ। क्लियर है ये चीज? अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो मेरे पास एक पृष्ठ है, उससे आपको इसका कुछ आइडिया लग जाएगा। जैसे मानिए कि ये तो पूरा बंद है ना, इसमें से मैं कुछ हिस्सा खोल देता हूं, ये ऐसे, अब इसको खोल दिया। ये जो वक्रित पृष्ठ है, ऐसा आप माने कि ये अर्धगोला है ये वाला पृष्ठ, और यहां वाला हिस्सा खुला हुआ है। यहां जो दीर्घवृत्त बन रहा है उसके केंद्र पर आवेश रखा है। मेरी बात समझ गए? ये वक्रित पृष्ठ है, यहां खुला हिस्सा है और दीर्घवृत्त के केंद्र पर आवेश रखा है। आपको इस खुले अर्धगोले के वक्रीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी कि इतने वाले हिस्से से। अब ये गणना करने के लिए हम गाउस के नियम का शानदार तरीके से उपयोग कर सकते हैं। कैसे? आप एक काम करें, आप ऐसा ही अर्धगोला यहां नीचे मान लें, जैसा ऊपर अर्धगोला है वैसा ही अर्धगोला यहां नीचे मान ले। ऊपर वाला अर्धगोला जैसा है वैसा ही नीचे भी अर्धगोला मान लिया तो क्या यह आवेश पूरी तरीके से परिबद्ध हो जाएगा? और अगर बंद पृष्ठ हो तो उससे संबंधित फ्लक्स के लिए गाउस का नियम आराम से लगा सकते हैं। परिबद्ध आवेश जो कि Q है बटा एप्सिलॉन नॉट। सहमत है इस बात से? अच्छा, ये परिबद्ध आवेश एकदम सममिति पे है उन दो अर्धगोलों के लिए, है ना? तो प्रत्येक अर्धगोले से संबंधित फ्लक्स कितना आएगा? आसान सा उत्तर है, एक अर्धगोले से संबंधित फ्लक्स आ जाएगा हाफ ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दो अर्धगोलों से संबंधित जो फ्लक्स है वो है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना होगा? इसका आधा, यानी कि यही आपका उत्तर है। इन्होंने तो खाली इससे संबंधित फ्लक्स पूछा था सवाल में, जो ऊपर वाला वक्रीय पृष्ठ दे रखा है, और ये उत्तर आएगा आपका Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये उत्तर निकालने की एक और ट्रिक है, एक और तरीका है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। वो ट्रिक क्या है? आप ऐसा सोचें कि ये जो बिंदु आवेश है ये कोई लड्डू है या छोटा सा फुटबॉल मान लीजिए आप उसे, और इस लड्डू का केंद्र यहां रखा हुआ है। इसको लड्डू मान लिया, लड्डू का केंद्र यहां रखा हुआ है। आप सोचे ऊपर वाले वक्रित पृष्ठ में लड्डू का कितना हिस्सा आएगा? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए कि ये वक्रित पृष्ठ है ना, अर्धगोला माने एक बार इसको, अर्धगोलीय वक्रित पृष्ठ, और यहां एक छोटा लड्डू रखा है। छोटे लड्डू का केंद्र यहां है,
तो आधा लड्डू तो इसके अंदर आएगा, ऊपर वाले के अंदर। इसको मैं दिखा देता हूं अलग कलर से। अगर एक छोटा लड्डू आपने माना तो आधा लड्डू तो ऊपर वाले हिस्से के पास आ गया, और बचा हुआ आधा लड्डू क्या ये नीचे जो पृष्ठ बनेगा इसके अंदर आएगा। यानी कि Q आवेश में से कितना आवेश परिबद्ध मान सकते हैं अपन ऊपर वाले पृष्ठ द्वारा, Q/2 मान सकते हैं। Q/2 आवेश अगर परिबद्ध माने तो गाउस के नियम से इससे संबंधित फ्लक्स कितना आएगा। परिबद्ध आवेश है Q/2 बटा एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही उत्तर आ गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये लड्डू ट्रिक से भी हम कुछ सवाल और आगे करने वाले हैं। लिखिए इसे, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। ये रहा अगला सवाल। एक बेलन है जो ऊपर से खुला है, बाकी सब जगह से बंद है। यहां जो वृत्त है उसके केंद्र पर Q आवेश रखा है, और आपको इस बेलन के पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स बताना है। पहली चीज, क्या गाउस का नियम अभी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पृष्ठ यहां से खुला है। गाउस का नियम लगाने के लिए क्या अपन ऐसा ही एक और बेलन इसके ऊपर उल्टा मान लें, तो फिर ये पूरा बंद हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं उस बेलन से समझाता हूं आपको डिब्बे से। ये जो बेलन है ये खुला है, आपको दिख रहा है कि इधर वाला पृष्ठ इसका खुला है ना, ये वाला। यहां आवेश रखा हुआ है, इधर ये जो वृत्त बन रहा है इसके केंद्र पर आवेश है। अब इसके लिए आप गाउस का नियम अभी नहीं लगा सकते क्योंकि पृष्ठ खुला हुआ है। क्या हम ऐसा कर लें कि जैसा ये है डिब्बा, वैसा ही वैसा एक डिब्बा उल्टा इसके ऊपर भी रख दे। एक डिब्बा यहां नीचे है, एक डिब्बा उल्टा इसके ऊपर रख दें, क्या दोनों मिला के बंद पृष्ठ बना देंगे? बिल्कुल बना देंगे, और बंद पृष्ठ पे गाउस का नियम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक बेलन यहां ऐसे उल्टा ऊपर रख दिया इसके, समान आकार का। अब देखिए, दो बेलन ने मिलके क्या इस पूरे आवेश को घेर लिया Q को। दोनों बेलन का कुल पृष्ठ मिला के अब बंद पृष्ठ वाला मामला हो गया है। तो दो बेलन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना है? गाउस का नियम लगाइए। दो बेलन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। सहमत है इस बात से? हमें तो दो का चाहिए नहीं, हमें तो इस एक का चाहिए था। इस एक का वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करें? एक बेलन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो फिर इन दोनों में आधा आधा बांट दो, क्योंकि सममिति है। जितनी ऊंचाई का बेलन इस आवेश के ऊपर यहां है, उतनी ही गहराई का बेलन इस आवेश के नीचे भी यहां है। तो आपका उत्तर आएगा हाफ ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यह है एक तरीका। दूसरा तरीका है लड्डू ट्रिक। लड्डू ट्रिक क्या कहती है? आप ये बेलन लीजिए, जिस बेलन का ये वाला ऊपरी पृष्ठ खुला हुआ है, यहां जो वृत्त है उसके केंद्र पर आप एक छोटे लड्डू का केंद्र मानिए। एक छोटा लड्डू यहां मानिए, जैसे कंचे खेलते हैं बच्चे, वो कंचे का केंद्र यहां वृत्त के केंद्र पर मानिए। तो आधा कंचा इस बेलन के अंदर आएगा और आधा कंचा हवा में रह जाएगा। तो फिर अंदर परिबद्ध आवेश हम कितना मान सकते हैं? Q/2। Q/2 मान लिया तो फिर इसके लिए अगर आप फ्लक्स निकालना चाहें तो वो आएगा Q/2 बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये उत्तर है। लिखिए इसे, फिर करते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में एक बिंदु आवेश इस पृष्ठ के ऊपर चित्रानुसार स्थित है और सवाल आपसे पूछ रहा है इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। खुले पृष्ठ पर तो गाउस का नियम लग नहीं सकता, यह हम पीछे बहुत सारे सवालों में देख चुके हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम इस आवेश को परिबद्ध करने की कोशिश करेंगे। परिबद्ध करने के लिए क्या किया जाए? आपका कोई विचार हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बढ़िया। परिबद्ध करने के लिए आप यहां एक घन बना दें, इसको ऊपर से एक घन लाके अपन ढक देते हैं ऐसे। ये बात समझ में आई? क्या ये घन इस आवेश को पूर्णतः परिबद्ध कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो अब हम उपयोग में ला सकते हैं गाउस का नियम, क्योंकि पृष्ठ ऐसा है जो बंद है और उसने आवेश को परिबद्ध कर रखा है। पूरे घन के लिए
अपन गाउस का नियम लिख लेते हैं, पाई बराबर परिबद्ध आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। अब घन में फलक है 6, यानी कि कुल 6 फलकों से संबंधित फ्लक्स इतना है। ये बात भी अपन यहां लिख लेते हैं। अगर 6 फलकों से इतना वैद्युत फ्लक्स संबंधित है तो एक फलक से कितना होगा? एक फलक से संबंधित वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आप लिखेंगे 1/6 ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये घन हमने ऐसा माना है कि ये बिंदु आवेश उस घन के केंद्र पर है, तो स्थिति एकदम सम्मित हो गई। पूरे घन से अगर फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट है तो 6 फलकों से Q बटा एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, तो एक फलक से आएगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो 6 फलकों से चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए था इस वाली फलक का फ्लक्स। ये जो हरी वाली फलक दिखाई दे रही है, इसका फ्लक्स हमें ज्ञात करना था, यानी कि हमें तो एक ही फलक का फ्लक्स चाहिए, एक ही फलक का फ्लक्स चाहिए। इसका मतलब यही है हमारा उत्तर। लिखें इसे और फिर बढ़ते हैं अगले शानदार प्रश्न की तरफ। यह रहा अगला सवाल। घन का केवल ऊपर वाला फलक खुला है, बाकी सब जगह से चीजें बंद है। हमें इससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। कैसे करें? बहुत सरल बात है। क्या गाउस का नियम लगा सकते हैं? पहली बात, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यह पृष्ठ तो खुला है। इसे बंद कैसे करें? आवेश को परिबद्ध कैसे करें? जैसे हमने पीछे किया था बेलन वाले सवाल में, क्या मैं इसके ऊपर एक उल्टा घन मान लूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ये ऐसे करके हम इसके ऊपर एक और उल्टा घन मान लें। क्या अब ये दोनों घन मिलकर उस आवेश को पूर्णतः परिबद्ध कर रहे हैं? तो दो घन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना, ये गणना हम अब कई बार देख चुके हैं। बार बार एक ही तरीका है, किसी तरीके से सम्मिति बनानी होती है। कुछ ऐसा करें जिससे उस आवेश से संबंधित जो भी ज्यामिति आप फ्लक्स के लिए काम में ले रहे हो वहां कुछ सम्मिति दिखाई दे जाए आपको। तो मैंने इस आवेश को केंद्र पे मानते हुए दो घन मान लिए, जैसा एक घन नीचे है वैसा ही एक घन ऊपर है, तो बिल्कुल सम्मित स्थिति आ गई। दो घन से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स कितना लिखूं भाई, बोलो फटाफट। दो घन से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स आता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो घन ने मिलकर Q आवेश को परिबद्ध किया है। एक घन से संबंधित अगर वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो आएगा हाफ ऑफ Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, क्या ये काम लड्डू ट्रिक से कर सकता हूं मैं? बिल्कुल हो सकता है लड्डू ट्रिक से भी काम। कैसे होगा? आप एक काम करें, यहां एक लड्डू माने, उस लड्डू का केंद्र यहां मान लिया, तो जो नीचे वाला घन है, जो डिब्बा है, उसमें कितना लड्डू का हिस्सा आएगा? आधा, और बचा हुआ आधा रह जाएगा ऊपर हवा में। अब आप उस घन को बंद मान लीजिए अपने मन में, आधा लड्डू अंदर आ गया घन के, घन को पूरा बंद मान लीजिए, तो फिर जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कितना आएगा? परिबद्ध आवेश है Q/2 बटा एप्सिलॉन नॉट, तो इसका भी रिजल्ट आ रहा है Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और यही रिजल्ट आना भी चाहिए था। अगले सवाल पर आते हैं। इस बार ये ऐसा कार्टून है जो ऊपर से खुला हुआ है, बाकी सब जगह से पैक है, और इस कार्टून के केंद्र पर, इस घन के केंद्र पर जो है वो एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। हमें इससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। गाउस का नियम तो लग नहीं सकता, कार्टून ऊपर से खुला है, तो मैं एक काम करता हूं, गाउस का नियम लगाने के लिए कार्टून को ऊपर से खुद ही बंद कर देता हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इस कार्टून को एक बार आप ऊपर से ढक दीजिए कुछ करके। अब क्या ये आवेश पूर्णतः परिबद्ध हो गया? आपने कार्टून ऊपर से भी ढक दिया, टेप लगा के, कोई गत्ता लगा के, कुछ करके। अब ये आवेश इस घन में पूर्णतः परिबद्ध हो गया। घन में पूर्णतः परिबद्ध हो गया और आवेश केंद्र पर रखा हुआ है, तो कुल फलक है घन की 6 फलकों से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना है? 6 फलकों से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना हो, ये 6 फलक मिलके
एक बंद घन बना रहे हैं और बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स होता है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। बंद पृष्ठ ने क्यू आवेश परिबद्ध कर रखा है। ठीक है, अब जो हमारा मूल प्रश्न था उसमें 6 फलक तो थी ही नहीं, ये टेप और तो हमने ऊपर से चिपकाई, ये गत्ता हमने अलग से चिपकाया, तो ये मैं अब वापस हटा रहा हूं जो चिपकाया था। मूल जो हमारा सवाल है उसमें 5 ही फलक हैं, ऊपर वाला था ही नहीं। जैसे मैं वो डिब्बे के एग्जांपल से आपको दिखाऊं तो ये ऊपर वाला मिठाई का डिब्बा जो है, इसका ऊपर वाला कवर गायब कर दो आप, ये फलक फेंक दो आप, गायब कर दो। अब आपके पास ये पृष्ठ खुला है, बाकी सब तरफ से बंद था। तो हमारे पास फलक आएंगे कितने? 1 2 3 4 और 5। यानी कि इस बार आपको ज्ञात करना है कि 5 फलकों से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो वो गणना करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एक फलक से संबंधित वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेता हूं। एक फलक से संबंधित वैद्युत फ्लक्स होगा 1/6 ऑफ क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब एक नहीं फलक तो 1 2 3 4 और 5 है ना। तो 5 फलकों से संबंधित वैद्युत फ्लक्स अगर आपको ज्ञात करना हो तो बोलिए फटाफट क्या उत्तर आएगा? 5 इंटू 1/6 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि उत्तर आएगा 5/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लिखे इसे, आते हैं अगले प्रश्न पर। इस बार बिंदु आवेश इस सरल रेखा के केंद्र पर यहां रखा गया है और हमें इस घन द्वारा परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स पूछा गया है। क्या यह घन इस आवेश को पूर्णतः परिबद्ध कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले तो गाउस का नियम अगर हम प्रयोग में लाना चाहेंगे तो हमें इस बिंदु आवेश को परिबद्ध कराना पड़ेगा। कैसे परिबद्ध कराएं, कैसे इसको पूरी तरीके से घेर लें? सोचिए, है इसका एक इलाज। आप एक ऐसा ही घन यहां रख दीजिए, समान आकार आकृति का घन यहां रख दीजिए। एक समझिए इस बात को, एक ऐसा ही घन आपने यहां और रख देना है। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा घन ऊपर रख दीजिए, यहां समान आकार समान आकृति का एक ऐसा घन आपने यहां ऊपर रख दिया और एक और घन यहां रख दीजिए आप, ऐसे। समझ गए मेरी बात को? क्या ये 4 घन मिलके अब इसको पूर्णतः परिबद्ध कर लेंगे आवेश को? है ना, ये एकदम घिर गया सब तरफ से और सममिति है। तो 4 घन से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स कितना? गाउस के नियम को प्रयुक्त किया जा सकता है क्योंकि ये 4 घन मिलके उस क्यू आवेश को पूर्णतः परिबद्ध कर रहे हैं। 4 से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर लिखूंगा गाउस के नियम से क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये चारों मिलके क्यू को परिबद्ध कर रहे हैं, पर हमें तो 4 घन से चाहिए नहीं ना। हमारे मूल प्रश्न में तो एक ही घन था, तो एक घन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा? पूरे उत्तर का 1/4, क्योंकि सममित सिचुएशन है तो जो यहां कुल फ्लक्स आया उसका 1/4 इससे संबंधित होगा, 1/4 इससे, 1/4 इससे और 1/4 हमारे मूल घन से। यानी कि उत्तर आ गया 1/4 ऑफ क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्या ये उत्तर लड्डू ट्रिक से लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। आप अगर मूल प्रश्न में ध्यान से सोचें कि यहां पे एक लड्डू है, तो उस लड्डू का कितना हिस्सा इस घन के अंदर आएगा, जरा सोचिए। मैं वो डिब्बा फिर से लाता हूं। ये जो भुजा है ना, यहां केंद्र पर रखा गया है बिंदु आवेश Q। अब आप यहां एक लड्डू मान लीजिए त्रिआयामी, जिसका केंद्र यहां है, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर। तो उस लड्डू का कितना हिस्सा इस डिब्बे के अंदर आएगा, जरा सोचिए। यहां अगर आपने Q आवेश रखा तो 1/4 हिस्सा आएगा। कैसे पता चला?
इसको लड्डू को पूरा घेरने के लिए एक मिठाई का ऐसा ही डब्बा आप यहां रख दो, एक उसके ऊपर और एक इधर, टोटल 4 डब्बों की जरूरत पड़ेगी। सोचो, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो 4 डब्बे मिलके पूरे लड्डू को घेरते हैं। तो एक डब्बा कितने लड्डू को घेरेगा? 1/4। तो फिर उत्तर आएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट एक डिब्बे के लिए। ठीक है, लिखें और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और कोई डाउट हो तो फटाफट चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रश्न में बिंदु आवेश Q इस घन के किनारे पर स्थित है। गाउस का नियम तो लगा नहीं सकते, हमें इस घन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स निकालना है, पर यह घन तो इस आवेश को पूर्णतः परिबद्ध नहीं कर रहा, क्योंकि आवेश तो यहां कोने पर रखा गया है। जैसे मैं वो डिब्बे वाली सिचुएशन से समझाऊं, तो अगर ये डिब्बा है तो इस डिब्बे के इस कोने पे वो छोटा सा लड्डू है, लड्डू का केंद्र इस कोने पर है ना, तो वो लड्डू पूर्णतः इस डिब्बे में परिबद्ध तो नहीं है। हां, लड्डू का कुछ हिस्सा इस डिब्बे में यहां कहीं अंदर आएगा कोने पर। कितना आएगा आप सोचिए। इसको परिबद्ध करने के लिए अपने पास एक तरीका है। हम क्या कर सकते हैं, यहां और घन मानना चालू करें। जैसे हमने ये माना यूं, फिर एक इस घन को कंप्लीट कर लेते हैं अपन। एक तो ये घन मान लिया हमने, है ना, अभी भी ये पूरी तरह परिबद्ध नहीं हुआ है, तो हमने ऊपर भी घन मान लिए इसमें ऐसे यूं, फिर यहां भी मान लिया हमने ऐसे। तो अभी आधा लड्डू परिबद्ध हुआ है 4 घन मानने पे। जरा सोचिए, लड्डू का जो सामने का हिस्सा है वो अभी भी बाकी रह जाएगा। डिब्बे से मैं ये बात समझाऊं, यहां इस कोने पे आप एक लड्डू मानिए, लड्डू का केंद्र इस कोने पर है, तो आपने एक डिब्बा यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, तो लड्डू का पिछला अर्ध भाग कवर हो गया। लड्डू का आगे का अर्ध भाग कवर करने के लिए एक डिब्बा यहां आगे रखिए, एक डिब्बा यहां आगे रखिए, एक उसके ऊपर और एक इधर ऊपर रखिए। टोटल 8 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अलग कलर से बना के ये बात समझाता हूं। अभी भी मुझे और डिब्बे मानने पड़ेंगे इसको, अगर मैं पूर्णतः परिबद्ध करना चाहता हूं। यहां भी और डिब्बे रखने पड़ेंगे अपने को इसको परिबद्ध करने के लिए। ऐसे करके टोटल 8 डिब्बे जब आप मान लेंगे, तो क्या यह पूर्णतः परिबद्ध हो जाएगा? यानी कि 8 घन से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा? आसान है, 8 घन ने क्यों आवेश को परिबद्ध किया है? 8 घन से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स, ये अपन लिखेंगे Q/ε0। तो एक घन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो उसका उत्तर आएगा 1/8 ऑफ Q/ε0। या ये लड्डू ट्रिक से भी सोच सकते हो, इस कोने पर लड्डू का केंद्र है, तो बताओ इस डिब्बे के अंदर लड्डू का कितना हिस्सा आएगा? उत्तर आएगा 1/8। 1/8 हिस्सा इस डिब्बे के अंदर आएगा, फिर एक डिब्बा यहां मानो तो 1/8 उसके अंदर, फिर एक डिब्बा यहां मानो तो 1/8 उसके अंदर, एक डिब्बा यहां मानो तो 1/8 उसके अंदर। 4 × 1/8 यानी कि लड्डू का निचला अर्ध भाग कवर हो गया है। अब ऐसे ही एक डिब्बा इसके ऊपर यहां मानो, एक यहां मानो, एक यहां मानो, एक यहां मानो, वो 4 डिब्बे मिलकर लड्डू का ऊपरी अर्ध भाग कवर करेंगे। यानी कि उस लड्डू को कवर करने के लिए टोटल 8 डिब्बों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो एक डिब्बे के अंदर आप आवेश मान सकते हैं Q/8। तो Q/8 के कारण फ्लक्स कितना आएगा? Q/8/ε0। शानदार सवाल, लिखें इसे। यह प्रश्न पूछ रहा है कि यहां कोने पर आवेश रखा और घन के प्रत्येक पृष्ठ, ऊपरी पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, निचला पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स बताना है। मैं फिर समझा दूं, आवेश यहां इस कोने पर रखा है, तो देखिए गणना कैसे करें। आवेश अगर यहां इस कोने पर रखा है, तो उस आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ में क्या ऐसे चलेंगी? जरा सामने से सोचिए इस बात को। आवेश Q यहां रखा है, तो क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे चलेंगी इस पृष्ठ में? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो यहां इस तल में ही हैं, लेकिन क्षेत्रफल सदिश आएगा इसके लंबवत।
या ये बात मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करूं तो इस बिंदु आवेश Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप बनाएंगे वो ऐसी बनेंगी, यूं यूं यूं, इसके तल में बनेगी ऊपर वाले में, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो तो इस तल के कहां रहा होगा, लंबवत। अगर क्षेत्रफल सदिश ऐसे तल के लंबवत है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल तल में ही हैं, तो इस वाले तल के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि E और A के मध्य कोण 90 डिग्री है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये वाले फलक का फ्लक्स तो हो गया 0। अब देखो इधर वाला फलक, इधर वाले फलक पे क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे 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 इसी तल में ही होंगी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो तल के लंबवत होगा। तो E सदिश और A सदिश के मध्य कोण फिर से हो जाएगा 90 डिग्री। एक फलक मेरी तरफ है, यहां पीछे आवेश यहां रखा हुआ है, मैं आपको ऐसे घुमा के दिखा देता हूं डिब्बा, आवेश यहां रखा हुआ है, तो इस आवेश के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे होगी इस तल में, और क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत, E और A के मध्य कोण 90 डिग्री, तो फिर फ्लक्स हो गया 0। यानी कि बिंदु आवेश जिन 3 फलक को टच कर रहा है उनसे संबंधित तो वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, 0। कारण उसका क्या है कि E सदिश लंबवत है A सदिश के, ठीक। अब बंद घन से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स कितना था, ये मान हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं कि घन से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स होता है Q/8 ε0। अब इस प्रश्न में घन के 6 फलकों में से 3 फलकों से संबंधित वैद्युत फ्लक्स तो 0 है। अब बच गए 3 फलक। कौन कौन से 3 फलक? जो इस आवेश को छूते नहीं हैं, वो तीनों फलक सममित स्थिति पर हैं, तो प्रत्येक बचे हुए फलक से संबंधित वैद्युत फ्लक्स अपन यहां लिख लेते हैं। घन के शेष 3 फलक की चर्चा चल रही है जो आवेश को छूते नहीं है, में से प्रत्येक फलक से संबंधित वैद्युत फ्लक्स आएगा 1/3 ऑफ Q/8 ε0। घन के कुल 6 फलक, मैं डिब्बे से ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। आवेश मान लो यहां कोने पे रखा हुआ था, तो इस फलक से संबंधित फ्लक्स 0, इससे संबंधित फ्लक्स 0 और इससे संबंधित फ्लक्स 0। अब बचा एक फलक ये, एक फलक ये, एक फलक ये। अगर ये डिब्बा घन होता तो ये तीनों फलकों के केंद्र यहां से सममिति पे होते, तो फिर इस फलक और इस फलक से संबंधित वैद्युत फ्लक्स भी समान आता, वो आता Q/24 ε0। लिखें और फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में किसी बिंदु को केंद्र मानकर आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय गाउसी पृष्ठ बनाना है और उससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक दे रखा है। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या आशय है? मान लीजिए कि यह बिंदु था, इसको केंद्र मानते हुए आपने गोलीय गाउसीय पृष्ठ बना दिया। अब अगर यहां ऋण आवेश उपस्थित रहा हो तो ऋण आवेश के कारण क्या क्षेत्र की रेखाएं ऐसे प्रवेश करेंगी इस पृष्ठ के अंदर, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल सदिश अगर मैं यहां कहीं बनाऊं तो क्या क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर की तरफ दिखेगा? ए सदिश और ई सदिश के मध्य कोण कितना दिखा हमें? ई सदिश तो त्रिज्य दिशा में अंदर की तरफ है ऐसे, और ए सदिश और ई सदिश के मध्य का कोण आ गया 180 डिग्री, यानी कि फ्लक्स आएगा ऋणात्मक। तो बेसिकली इस ऋणात्मक फ्लक्स से आशय यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तो बताओ कितना फ्लक्स गुजरेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। मान लो आपने त्रिज्या 2 गुनी कर दी, त्रिज्या 2 गुनी कर दी तो भी तो उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी जितनी पहले गुजर रही थी, यानी कि विद्युत फ्लक्स समान आएगा।
तो इसका उत्तर तो सेम आंसर ही आएगा, -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर ये पूछ रहे हैं कि बिंदु आवेश का मान कितना रहा होगा। तो मान बताने के लिए आप गाउस का नियम प्रयोग में लाएं। गाउस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है परिबद्ध आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। पाई हमें दे रखा है -1 इंटू 10⁻³, सारे मात्रक एसआई में लिखे हुए हैं, इज इक्वल टू आवेश हमें पता नहीं है तो इसको तो आपने अज्ञात छोड़ दिया। एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये भी एसआई मात्रकों में लिखा गया है। तो इसको हल करके आवेश का मान एसआई मात्रक यानी कि कूलाम में आया। आ गई ये बात समझ में। दो खास बातें, नंबर 1 कि जो फ्लक्स है वो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या घटाने बढ़ाने से परिवर्तित नहीं होता। कल को मान लो ऐसा सवाल दे दे कि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या आधी कर दी तो बताओ फ्लक्स कितना, तो फ्लक्स अभी भी अपरिवर्तित होगा। नंबर 2, ऋणात्मक फ्लक्स का मतलब क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के अंदर नेट प्रवेश कर रही है, और अगर किसी पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स धनात्मक आता तो इसका मतलब क्षेत्र रेखाएं नेट उस पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं। पृष्ठ ने नेट धन आवेश को परिबद्ध कर रखा है। लिखे इसे, आते हैं अगले प्रश्न पर। अब इस प्रश्न में जो फ्लक्स दे रखा है वो धनात्मक है, यानी कि पृष्ठ द्वारा परिबद्ध परिणामी आवेश भी धनात्मक होगा। गणना गाउस के नियम से आसानी से की जा सकती है। गाउस का नियम कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू परिबद्ध आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। आपको परिणामी फ्लक्स दे रखा है 8 इंटू 10⁻³ और आवेश आपको पता नहीं है, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सारे मात्रक एसआई में ही रखे गए हैं तो ये आवेश भी एसआई मात्रक यानी कि कूलाम में आ जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। यह प्रश्न कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स 0 है, तो आप आवेशों के बारे में क्या कहेंगे कि इसके अंदर आवेश है कि नहीं है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण बताइए, समझाइए। देखिए, वैद्युत फ्लक्स 0 ऐसे हो सकता है कि इसमें कोई आवेश ही ना रहा हो, तो परिबद्ध आवेश 0 हुआ तो फ्लक्स भी 0 हो गया। एक और परिस्थिति भी हो सकती है, ये पृष्ठ है, इससे संबंधित फ्लक्स 0 हो सकता है अगर यहां -q और +q, एक द्विध्रुव रख दिया मान लो मैंने अंदर, -q और +q। अब बताओ कुल परिणामी आवेश कितना आएगा, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध 0, तो फ्लक्स फिर से हो जाएगा 0। यानी कि पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश जब भी 0 होगा तो फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स 0 होना इस बात की गारंटी नहीं है कि अंदर आवेश भी नहीं है। देखो यहां फ्लक्स 0 है लेकिन अंदर आवेश रखा हुआ है, हां परिणामी आवेश 0 है। फ्लक्स 0 होना इस बात की गारंटी है कि परिणामी आवेश 0 है। इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं होगा। यहां तो देखो पृष्ठ के अंदर आवेश है फिर भी फ्लक्स आ गया 0। ठीक है ये बात। अच्छा, मान लो अपन और आवेश रख दे इसके अंदर, यहां मैंने एक 7q रख दिया, या -2q रख दिया, या -5q रख दिया। अब इस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कितना, अभी भी तो 0 ही आएगा, लेकिन पृष्ठ के भीतर तो आवेश उपस्थित है, परिणामी आवेश जो है वो 0 है। तो बहिर्मुखी फ्लक्स अगर परिणामी किसी पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से 0 आता है तो आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है। आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल परिणामी आवेश कितना है, 0। इस बात को मैं मैथमेटिकली भी अगर समझाना चाहूं तो देखिए फाई बराबर आप ऐसा लिखते थे, बंद पृष्ठ समाकलन E सदिश डॉट dA सदिश इज इक्वल टू Q परिबद्ध बटा एप्सिलॉन नॉट। अब अगर फ्लक्स 0 है, ये 0 है, तो ये 0 होने का मतलब ये है कि परिबद्ध आवेश
शून्य है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत क्षेत्र अशून्य भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण 90 डिग्री हो, तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होके जीरो हो जाएगा। यानी कि फ्लक्स बराबर जीरो इस बात की गारंटी नहीं है कि विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। जैसे यहां विद्युत क्षेत्र अशून्य है इन बिंदुओं पर। हां, अगर मैं यह कह दूं कि E बराबर जीरो है तो इस बात की गारंटी है कि फ्लक्स भी शून्य होगा, क्योंकि अगर E शून्य है, विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो फ्लक्स किसका निकालोगे भाई? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से ही तो फिर आप फ्लक्स की गणना करते हो। E शून्य होगा तो फ्लक्स सदैव शून्य होगा। स्पष्ट तौर पर यह बात अपने नोट्स में लिख लें, E शून्य इस बात की गारंटी है कि फ्लक्स शून्य होगा ही होगा। ठीक, फ्लक्स अगर शून्य है किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, तो इस बात की गारंटी है कि पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना होगा? शून्य। फ्लक्स अगर किसी बंद पृष्ठ से संबंधित शून्य है तो हम यह नहीं तय कर सकते कि पृष्ठ के भीतर आवेश उपस्थित है नहीं है। हां, हम यह बात जरूर बोलेंगे कि परिबद्ध आवेश जो कुल है वो शून्य होगा। लिखें इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। ये एनसीईआरटी का उदाहरण है और इस बार हम असमरूप विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, क्योंकि आप देखिए x का मान बदलने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बदलती जा रही है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप देखें इस पृष्ठ तक पहुंचने में आप मूल बिंदु से a+a यानी कि 2a दूरी पर आ गए हैं। तो इस नियम के हिसाब से यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी अल्फा 2a की घात हाफ। ठीक है, ऐसे ही इस पृष्ठ पर अगर कोई मुझसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता तो मैं लिखता E बराबर अल्फा a की घात हाफ, क्योंकि ये वाला पृष्ठ यहां से a दूरी पर ही है। ओके, अब इनका कहना है कि y दिशा में विद्युत क्षेत्र नहीं है, z दिशा में विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूं ऊपर वाले पृष्ठ की, इसकी। तो इस ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या इस तरफ आएगा, a सदिश, और विद्युत क्षेत्र तो x दिशा में है। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण है 90 डिग्री, यानी कि इस ऊपरी फलक से संबंधित विद्युत फ्लक्स तो हो गया जीरो। ऐसे ही ये जो नीचे वाला फलक है, इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई? इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स भी हो गया जीरो, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है और ई सदिश इस दिशा में है। अच्छा, सामने की तरफ जो फलक है इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में आएगा, विद्युत क्षेत्र फिर एक्स दिशा में है, इस फलक का भी फ्लक्स हो गया शून्य। पीछे की तरफ जो फलक है उसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे पीछे जा रहा होगा ऐसे, और ई सदिश ऐसे इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र जो है वो एक्स दिशा में है, दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री, तो फ्लक्स हो गया शून्य। यानी कि फ्लक्स केवल मात्र इन दो फलकों से ही संबंधित होगा, लेफ्ट एंड राइट वाले फलक से। अब ये फ्लक्स हम गणना कर लेते हैं। इस वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो हम इधर दिखाएंगे, बहिर्मुखी, ये दिखा रखा है इधर। ऐसे ही इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश हम बहिर्मुखी इधर दिखाएंगे, एरिया वेक्टर जिसे आप कहते हैं इसका इधर आएगा, एरिया वेक्टर राइट वाले पृष्ठ का इधर आएगा, एरिया वेक्टर लेफ्ट वाले पृष्ठ का इधर आएगा। ठीक है, हम लिखने जा रहे हैं कुल फ्लक्स, क्योंकि इन्होंने ए पार्ट में वही पूछा है। तो ए पार्ट का हल ये रहा, फ्लक्स फाई बराबर, अगर मैं इस पृष्ठ के लिए बात करूं तो इस पूरे पृष्ठ पर ई का मान इतना ही है, अल्फा रूट ए की घात हाफ का मतलब अल्फा रूट ए। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है ए स्क्वायर कॉस 180 डिग्री लिखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा, ई ए कॉस थीटा, ये रहा ई, ये रहा क्षेत्रफल। कॉस थीटा में 180 डिग्री इसलिए इस्तेमाल हुआ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ है, तो ये कोण जो यहां बना, ये कोण बना आपका 180 डिग्री का। ठीक है, प्लस यहां वाले फलक के लिए फ्लक्स लिखते हैं, तो ई का मान आप रखेंगे अल्फा रूट 2a, ये ई का मान रख दिया। क्षेत्रफल का परिमाण अगर आप रखें क्षेत्रफल सदिश का, तो वो आप रखेंगे ए स्क्वायर
और ई सदिश और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है 0, तो यहां रख दीजिए आप cos 0 डिग्री। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा ए स्क्वायर और रूट ए, देखिए सब जगह आ रहा है अल्फा ए स्क्वायर रूट ए, अल्फा ए स्क्वायर रूट ए। तो आप ये फ्लक्स लिखते वक्त ऐसा करें, अल्फा ए स्क्वायर रूट ए तो सब जगह आ रहा है, अल्फा ए स्क्वायर रूट ए सब जगह आ रहा है, cos 0 हो गया 1 और यहां बच गया √2, तो अंदर यहां तो बचा √2, cos 0 डिग्री हो गया 1। अब यहां देखें तो अल्फा ए स्क्वायर रूट ए ये सब तो कॉमन बाहर चला गया। cos 180 डिग्री कितना होता है? cos 180 डिग्री होता है -1। इसमें आपको अल्फा का मान भी प्रश्न में दिया गया है ना, ये रहा अल्फा का मान। आपको ए का मान भी प्रश्न में दिया गया है, सारा रख लीजिए तो आपको फ्लक्स का संख्यात्मक मान भी पता चल जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद सवाल ने कहा कि घन के भीतर कुल आवेश कितना है, तो बी पार्ट हल करना अब हमारे लिए आसान है क्योंकि हमें फ्लक्स पता है। तो बी पार्ट का उत्तर आएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q पता करना था तो आ जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान आप यहां निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। वो रख के गणना कीजिए और अपना उत्तर एनसीईआरटी बुक से मैच कराइए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें यहां एक बेलन रखा गया है, एनसीईआरटी का उदाहरण है। बेलन के इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है 200 न्यूटन प्रति कूलाम इस वाली दिशा में, धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश। इस वाले पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 200 न्यूटन प्रति कूलाम और ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। यहां वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे आया होगा। ये मान लो क्षेत्रफल सदिश को दिखा रहा है तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे आएगी। ऐसे ही यहां जो चपटा पृष्ठ है इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे आएगी। यानी कि हर बार अगर इस पृष्ठ की बात करूं तो E और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण 0 है, विद्युत क्षेत्र सदिश और E सदिश के मध्य यहां कोण 0 है। अब बचा बेलन का ये वाला वक्रीय भाग। बेलन का जो वक्रीय भाग है उसके लिए क्षेत्रफल सदिश और E सदिश के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। भाई E सदिश या तो इधर है या इधर है, तो इस वक्रीय पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा? 0, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और E सदिश परस्पर हैं लंबवत। इसका आंसर तो आप फटाफट लिख सकते हैं, बी वाले हिस्से का आंसर तो आएगा 0। E सदिश और क्षेत्रफल सदिश थे परस्पर लंबवत, तो वो E इंटू क्षेत्रफल सदिश cos 90 जब कर करा के करेंगे तो उत्तर 0 आ जाएगा। इस पृष्ठ के लिए गणना करते हैं फ्लक्स की। हम इसके लिए गणना करनी हो तो आप फ्लक्स लिखेंगे E A cos 0 डिग्री। E का मान है 200 न्यूटन प्रति कूलाम। क्षेत्रफल के बारे में कुछ बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो पाई इंटू 0.05 का होल स्क्वायर cos 0 डिग्री हो गया 1। भाई इसका क्षेत्रफल आएगा पाई r स्क्वायर। पाई त्रिज्या को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और cos 0 का मान हो गया 1। जितना फ्लक्स इसका आया क्या इसका भी समान फ्लक्स फाई ही आएगा? क्योंकि वही गणना तो इसके लिए भी होगी। ठीक है, तो इन दोनों जो चकतियां हैं उनसे संबंधित फ्लक्स आना है समान। तो हमने ए पार्ट भी हल कर लिया। प्रत्येक चपटे फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। और ये फ्लक्स बहिर्मुखी है, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर निकल रही है, इसमें भी ऐसे बाहर निकल रही हैं। फिर सवाल पूछ रहा है सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स, यानी कि नेट बहिर्मुखी फ्लक्स आपका आ जाएगा 2 फाई। भाई इधर भी फाई है और इधर भी फाई है, दोनों जुड़ के 2 फाई आ गया। फिर इन्होंने पूछा कि सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना है। इसको हल करना हो तो 2 फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। गणना आप कर लीजिएगा, बोर्ड पर जगह कम है। टोटल फ्लक्स है 2 फाई और फ्लक्स होता है परिबद्ध आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आ गए सारे उत्तर। तो यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके लिए है
कुछ होमवर्क वाले सवाल, इन्हें ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।